1.28 बिलियन किलोवाट आवर्स, आसान भाषा में बोलूं तो 1.28 बिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो हमारा देश इंडिया जनरेट कर सकता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। और रिन्यूएबल से मेरा मतलब यहां पे विंड या फिर सोलर नहीं है, हम बात करने वाले एक नए तरीके के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की जो हमारा देश जनरेट कर सकता है यूनिट, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और वो नया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये बिल्कुल फ्री है, आप अभी कर दो, फिर हम शुरू करते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जब कभी भी हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे पहले खटाक करके दिमाग में आता है भाई सोलर, दूसरे नंबर पे आता है विंड। ये दो मेजर सोर्सेस आते हैं। बट अब मैं आपको अगर बताऊं कि एक नए तरीके का रिन्यूएबल सोर्स है और वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा एप्ट है। क्यों? क्योंकि वो सोर्स है दोस्तों वेव एनर्जी का। समुद्र में वेव चलती है 12 महीने 365 दिन और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 7,500 किलोमीटर का, जो कि एक देश के हिसाब से काफी बड़ा कोस्ट लाइन है। तो दोस्तों ये जो वेव एनर्जी कन्वर्टर डिवाइसेस होते हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ही एक ब्रांच है। जैसे कि डैम्स का जब हम बात करते हैं तो डैम के अंदर आप यूज करते हो ग्रेविटी का, जो वाटर टॉप से बॉटम फ्लो होता है और जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। और उसी के साथ में वेव एनर्जी जनरेशन के अंदर जो टाइडल वेव्स आती है समुद्र में, उनका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, इससे बिजली बनाई जाती है। और एक चीज जान के आपको भी हैरानी होगी कि जो वेव एनर्जी है उसके अंदर सोलर और विंड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे? तो दोस्तों ऐसा इस तरीके से कि जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो जो पानी का मास होता है वो विंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी वेव्स की बहुत ज्यादा है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो 1 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होती है उससे हम 1,70,00,000 यूनिट्स बना सकते हैं एक साल का, जिससे कि हमारे को मिलता है 1.28 बिलियन यूनिट्स एक साल का इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन से, जो कि है 7,500 किलोमीटर की। और जब बात चलती है हाइड्रो एनर्जी की तो सबसे पहला हाइड्रो एनर्जी का जो एक प्लांट या फिर एक तकनीक देखने को मिलती थी वो मिलती थी 200 BC में चाइना में, जहां पे एक वाटर व्हील के थ्रू एक रॉड कनेक्टेड होती थी। जब वो रॉड घूमती थी तो उससे हैमर्स कनेक्ट होते थे, जिससे कि ग्रेन को पीसने के लिए वो लोग उस वाटर मिल का यूज करते थे। और आज भी जब हम वेव एनर्जी कन्वर्टर्स की बात कर रहे हैं तो चाइना बिल्कुल पीछे नहीं है। चाइना ने अभी अपना एक जाइगेंटिक वेव एनर्जी कन्वर्टर लॉन्च करा है और जो ज्यादा टाइम पहले लॉन्च नहीं करा, उन्होंने इसी साल जून में उसको लॉन्च करा है। और जब मैं बोल रहा हूं जाइगेंटिक तो इसका मतलब वाकई में वो बहुत बड़ा है। तो जो चाइना का मैसिव वेव एनर्जी कन्वर्टर है उसका नाम है नानकुन मोबाइल पावर बैंक। इवन दो मोबाइल पावर बैंक उसका नाम है, बट एक्चुअल में ये 6,000 मेट्रिक टन का है और इसी के साथ साथ ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है 24,000 किलोवाट आवर्स पर डे। ये एनर्जी इतनी है जिससे आप 3500 घरों के आसपास को पर डे की इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। और ये है केवल एक ही यूनिट का कैलकुलेशन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वेव एनर्जी सिस्टम एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे देश इस पे काम कर रहे हैं, बट हम चाइना को क्यों कवर कर रहे हैं इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि चाइना ने ये जाइगेंटिक मेगावाट स्केल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जो कि अपने आप में एक पहला प्रोजेक्ट बन जाता है। किसी देश ने आज तक ऐसा नहीं करा। आज तक बहुत सारे देश जो भी वेव एनर्जी में काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे किलोवाट के साइज के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, और चाइना ने ये इतना बड़ा मेगावाट स्केल का जो प्रोजेक्ट बना दिया, इससे पूरी दुनिया एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को देख रही है। और जब कभी भी हम वेव एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना, द बिगर इज बेटर। क्योंकि जो हार्श एनवायरनमेंट होता है ओशन का, वहां पे छोटी मोटी चीजें कब कहां गायब हो जाती हैं वो पता भी नहीं लगता। और जब इतना बड़ा एक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर समुद्र के बीच होता है तो उसका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया इस चीज में पीछे है। इंडिया में भी IIT मद्रास में वेव एनर्जी कैप्चरिंग डिवाइस पे काम चल रहा है, और तमिलनाडु की कोस्ट से 6 किलोमीटर दूर जहां पे वो डिवाइस रखा गया है, वहां से समुद्र के तल का डिस्टेंस है 20 मीटर का, और वहां पे वो डिवाइस उन्होंने लगाया है। और उस डिवाइस का नाम है सिंधुजा 1, और उससे एक्सपेक्टेड है कि हम 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे आने वाले 3 सालों में। इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे देश है जो इस पे काम कर रहे हैं। एक सर्पेंटाइन मॉडल डेवलप हो रहा है जो कि सांप की तरह दिखता है, और इसी के साथ साथ एक मॉडल डेवलप हो रहा है जहां वेव से एयर को पुश एंड पुल करके विंड टर्बाइन
टरबाइंस को घुमाया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडल बहुत सारे देश अपने अपने लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि जब हम किसी और रिन्यूएबल सोर्स की बात करते हैं, विंड टरबाइन हो या फिर सोलर हो, उसमें हमें इतना इनोवेशन देखने को नहीं मिलता। सोलर के पैनल में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता, वैसे ही पैनल सालों से चले हुए आ रहे हैं। विंड टरबाइन में भी हमें ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। जैसी विंड टरबाइन हम सालों पहले देख रहे थे, आज की डेट में भी हम वैसी ही विंड टरबाइन देख रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों, जो सोलर और विंड टरबाइन है वो अपने इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पे अपने मैक्स पे पहुंच चुका है कि विंड टरबाइन का डिजाइन इससे ज्यादा इंप्रूव नहीं करा जा सकता। ये बेस्ट पॉसिबल विंड टरबाइन का डिजाइन है। एंड सोलर में भी वो अपनी एफिशिएंसी के पीक पे है कि सोलर पैनल में भी इससे ऊपर एफिशिएंसी अभी करेंटली अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो अपने इंजीनियरिंग मार्वल के पीक पे पहुंच चुका है। बट ऐसा एक्चुअल में वेव एनर्जी जनरेटर्स के साथ में नहीं है। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि वेव एनर्जी जनरेटर अभी भी 30 साल पहले है, जिसको 30 साल आगे होना चाहिए था आज की डेट में। तो इसी वजह से हमें नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए डिजाइन्स कॉन्टिन्यूअसली वेव एनर्जी के सेक्टर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्या चीज है ऐसी जो इस वेव एनर्जी को इतना ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है। तो सबसे पहला रीजन है वेदर। हमारे लैंड मास पे जैसा वेदर रहता है, समुद्र में वेदर वैसा नहीं रहता। समुद्र में कॉन्टिन्यूसली टाइड्स बहुत ज्यादा हाई भी चलती है, बहुत ज्यादा लो भी चलती है। और उसी के साथ साथ हरिकेन, थंडरस्टॉर्म्स का असर जो समुद्र पे होता है उतना असर लैंड पे नहीं होता। तो कोई भी आपका डिवाइस जो समुद्र में एनर्जी जनरेट करेगा, उसको इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाना पड़ता है कि वो इन सब हर्डल्स को ओवरकम कर सके और अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। और इसी के साथ साथ आता है दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, जो कि है सॉल्ट वाटर का। अगर आपने कभी भी कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखा हो और उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे आप सॉल्ट वाटर डाल दो, आप सुबह तक या फिर 2-3 दिन में देखोगे धूप और सॉल्ट वाटर से कोरोजन कितना जल्दी हो जाता है किसी भी डिवाइस पे। तो कोई भी इस तरीके की चीज जो समुद्र में रखी जाएगी, उसको सॉल्ट वाटर और डायरेक्ट सनलाइट कोरोजन से भी बचा पाना अपने आप में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है। और अब जो तीसरा चैलेंज आता है वो आता है बायोफाउलिंग का। अब बायोफाउलिंग क्या है? जब भी कोई चीज समुद्र में रहती है तो उस पे एल्गी का इकट्ठा होना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जमना चालू हो जाता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा लेयर बना लेते हैं, जो कि पुराने शिप्स के नीचे भी हमारे को कई बार देखने को मिलता है। तो इस चीज से भी उस पावर सिस्टम को बचा पाना अपने आप में तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। मगर चैलेंजेस जितने ज्यादा हैं, एनर्जी सोर्स भी वेव्स में उतना ही बड़ा छुपा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं विंटर्स के टाइम पे क्या होता है। वेव ज्यादा चलती है तो ऑटोमेटिकली जब हमारी सोलर एनर्जी विंटर्स में डिमिनिश होने लगती है, कम बनती है, उस समय पे अगर हम वेव एनर्जी का सहारा ले तो वेव एनर्जी हमारी वो सोलर की कमी को पूरा कर सकती है। और बहुत सारे रिसर्चर्स एक तरीके पे काम कर रहे हैं जिसमें वो इंटीग्रेट कर रहे हैं विंड टर्बाइंस को वेव एनर्जी सिस्टम्स के साथ में। अब होता क्या है, विंड टर्बाइंस लैंड पे भी लगती है, समुद्र में भी लगती है, और इंडिया में भी इस चीज पे काम चल रहा है जिसे हम कहते हैं ऑफ शोर विंड टर्बाइन, मतलब जो शोर पे नहीं है, शोर से हटके समुद्र वाली विंड टर्बाइंस। अब अगर हम कोई एक ऐसा सिस्टम बना दे कि टॉप पे तो विंड टर्बाइन चल रही है और नीचे की तरफ में एक वेव एनर्जी जनरेटर भी काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा? सोने पे सुहागा। अब सोने पे सुहागा कैसे दोस्तों? गर्मियों के समय में कोस्टल एरियाज में हवा ज्यादा अच्छी चलती है और सर्दियों के समय में मैं आपको बता चुका हूं वेव ज्यादा अच्छी चलती है। तो अगर कोई इस तरीके का सिस्टम हम डिप्लॉय कर दे तो वो आपको ऑल ईयर राउंड एक स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करके दे सकता है। और इस चीज को हम बोलते हैं लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो अगर खाली विंड टर्बाइन लगेंगी तो वो एनुअल कॉस्ट महंगा होगा, या फिर अगर खाली हमारा वेव एनर्जी जनरेटर लगेगा तो भी एनुअल कॉस्ट महंगा होगा। बट एक मिक्स ऑफ टू लग जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली पूरे साल का लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी कम आएगा, और उसी के साथ साथ मेंटेनेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपकी दो सिस्टम्स में, तो मेंटेनेंस भी कम आएगी। इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे एक चीज तो समझ में आई कि जितनी ज्यादा इनोवेशन वेव एनर्जी के सेक्टर में कुछ ऐसे देश भी कर रहे हैं जिनके यहाँ पे कोस्टल लाइंस है ही नहीं। केवल वो इसलिए इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि वो उन देशों को ये चीज बेच सके जिनके यहाँ पे कोस्टल लाइन है। इंडिया में रह के केवल हमारे IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को लेके आगे आ रहे हैं या फिर नई इनोवेशन को ला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया में इस चीज पर ज्यादा इनोवेशन होना चाहिए, या फिर अगर आपका भी रिसर्च वाला माइंडसेट है और आप भी कुछ ऐसा इनोवेटिव कर रहे हैं तो हमारे को कमेंट सेक्शन में आप इस चीज के बारे में जरूर बताना। और वेव एनर्जी के इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें अगेन चाइना ने एक स्नेक शेप का वेव एनर्जी सिस्टम जनरेट करा था। बट इस बारी ये चाइना का दिमाग नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी
कॉन्स्पिरेसी थी और चाइना किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी बनाता है और उनसे निकल भी जाता है, ये हमने कवर करा था उस वाली वीडियो में। तो मैं उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स आपको दिखाता हूं। अब कोई भी देश कितना ज्यादा पावरफुल होगा या फिर पावरफुल नहीं होगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है उस देश की एनर्जी प्रोडक्शन। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में जो कि एक चाइनीज कंपनी ने डेवलप करा है